नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने दिया है जनता को एक बड़ा तोहफा। क्या है वो तोहफा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। चुनाव से पहले केंद्र सरकार देशवासियों को एक से एक सौगात देने का काम कर रही है, जिसमें आज पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपये की कटौती की गई है। आपको बता दें कि इस कटौती के बाद राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 94.72 रुपये का पेट्रोल अब मिलने लगेगा। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल की कटौती के बाद जो कीमतें हैं 87.62 रुपये हो गई है। आपको बता दें कि ये जो नई कीमतें हैं आज सुबह 6 बजे से ही लागू हो गई है, यानी कि अब दिल्लीवासियों को 2 रुपये पेट्रोल और सस्ता मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए 2 रुपये की पेट्रोल और डीजल में कटौती की गई है। आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार तमाम देशवासियों को एक से एक सौगात दे रही है। जहां महिलाओं को राहत देते हुए सिलेंडर में 100 रुपये की कटौती की गई, वहीं इसके बाद अगर हम बात करें तो CAA के कानून पर अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे का गुरुग्राम से उद्घाटन किया गया, जिसके बाद राजधानी दिल्ली को भी 2 नए मेट्रो कॉरिडोर की सौगात दी गई। इन सब के बाद आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल में 2 रुपये की कटौती की गई है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। चुनाव आयोग ने की अहम बैठक। क्या खास रहा बैठक में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। चुनाव को लेकर पिछले लंबे समय से चले आ रही कश्मकश के बाद अब लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर इंतजार समाप्त होने वाला है। जी हाँ, दरअसल कल चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता है और संभावना जताई जा रही है कि इस प्रेस वार्ता में कल लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीखों की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले आज चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दोनों चुनाव आयुक्त जिन्होंने आज ही पदभार संभाला, उनकी एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में तमाम समीक्षा की गई और वो तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए जिन्हें किसी न किसी रूप में चुनाव की जिम्मेदारी दी जानी है या फिर चुनाव के समय में वो अपनी भागीदारी दिखाएंगे। लंबे समय की इस बैठक के बाद चुनाव आयोग ने बताया कि कल दोपहर 3 बजे एक प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीखों की घोषणा की जाएगी। यानी कि अब साफ कहा जा सकता है कि कल लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा और उसके बाद देश भर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता भी लग जाएगी। फिलहाल जो संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में संपन्न किए जाएंगे। खैर, अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होता है और किस दिल्ली में कौन सी तारीखों का ऐलान होता है, जो कि कल ही तस्वीर इसकी साफ हो पाएगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने की बैठक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। RO-ARO परीक्षा पेपर लीक मामले में नकल माफियाओं पर यूपी पुलिस और STF कहर बनकर टूट रही है। आज यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। डीजीपी ने बताया कि अभी तक 396 नकल माफिया गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं पेपर ट्रांसपोर्टरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने बीच रास्ते में ही पेपर लीक कर दिया था। यूपी STF और यूपी पुलिस एक एक कड़ी जोड़कर MP, हरियाणा और बिहार में फैले नकल माफियाओं के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है। डीजीपी ने यह भी बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 के तहत 9 लाख अपराधियों का डाटा कलेक्ट किया जा चुका है। इस डाटा कलेक्ट करने वालों में कुछ ऐसे खूंखार अपराधी हैं जो कभी भी भविष्य में देश के लिए खतरा भी पैदा कर सकते थे। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने STF और यूपी पुलिस की जमकर तारीफ भी किया। वहीं यूपी डीजीपी
प्रशांत कुमार ने यह भी खुलासा किया कि जिस तरह से यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने नकल माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, इससे कहीं न कहीं पुलिस की साख भी बनी हुई है। डीजीपी ने यह भी खुलासा किया कि लगातार यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है। गलत मंसूबा पालने वालों के से यूपी एसटीएफ लगातार निपट रही है। यूपी एसटीएफ जिस तरह से एक एक कड़ी जोड़कर नकल माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे भेजा, इससे यूपी सरकार की भी साख बनी है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। बीजेपी अपने तमाम सांसदों के टिकट काट सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा। 24 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल टिकट बंटवारे में लगे हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और ऐसी तमाम उत्तर प्रदेश की ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे की तलाश में। अगर बात करें कि जो है सीटों की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह, रीता बोगड़ा जोशी, संतोष गंगवार और मेनका गांधी, वरुण गांधी जैसी जो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सीट पर सांसद हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी देखने वाली बात यह होगी कि उन प्रत्याशियों को रिपीट करती है या नए चेहरे की तलाश करती है, क्योंकि कई ऐसे सांसद इसमें हैं जो विवादों के घेरे में लगातार बने रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो है वादा करती है प्रदेश की जनता से कि जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनके जो सांसद हैं, जो उनके विधायक हैं, वो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन तमाम ऐसे नेता हैं जो हमेशा विवादों के घेरे में बने रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको दोबारा मौका देगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतकर और माननीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा। सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, क्या रहा फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। लेकर के केरल के राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और जिस तरह से इंडियन यूनियन मुस्लिम मंच के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि सीए को लागू नहीं होने दिया जाए, इस पर रोक सुप्रीम कोर्ट तुरंत लगाए। तो ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह भारत सरकार ने सीए लागू किया और उसका सभी लोगों ने स्वागत किया, वहीं कुछ मुस्लिम पक्ष और कुछ जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई करने के लिए 19 मार्च रखी है। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो सीए लागू किया उसको रोक लगेगी? क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा? क्योंकि ये राष्ट्रपति शासन की बात चल रही है या फिर राष्ट्रपति की बात करें, तो ऐसे में जो बिल पास हुआ है वो सीधा राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद से पास हुआ है, क्योंकि 4 साल पहले ही पास हो गया था, लेकिन ये अब आके लागू किया है। इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब देखना होगा कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। दिल्ली से अजय चौहान। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड का डाटा अपलोड कर दिया, किसको कितना मिला है चंदा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। बॉन्ड को लेकर के लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद आज आखिरकार चुनाव आयोग ने एसबीआई द्वारा सौंपे गए चुनावी बॉन्ड को की जानकारी सार्वजनिक तौर पर अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दी है। इस डेटा के अनुसार आपको बता दें कि चुनावी चंदा पाने वाली भाजपा पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे लगभग 47% का चुनावी चंदा मिला है, जो तकरीबन 6000 करोड़ रुपए आता है। अगर इसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पर टीएमसी का नंबर आता है जिसे लगभग 12.6% चुनावी चंदा मिला है, यानी कि तकरीबन 1600 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा टीएमसी को मिला है। इसके बाद तीसरा नंबर कांग्रेस को आता है जिसे 11% का चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक जो फंड है वो की गई है और 1400 करोड़ रुपए का तकरीबन ये चुनावी चंदा है। हालांकि इसके बावजूद भी एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से आज कड़ी फटकार लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि जो चुनावी जो बॉन्ड जमा किया गया उसमें उनके जो सीरियल नंबर हैं वो जमा नहीं किए गए हैं। इसी को लेकर के एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है और सोमवार की तारीख फिर से दी गई है, यानी कि सोमवार तक
जो एसबीआई को, चुनाव आयोग को वो सारी जानकारी सीरियल वाइज के साथ में देना होगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी का दौरा रहा, क्या कुछ रहा खास, बता रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव। योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर जिले में आज दौरा था। 551 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। लगभग 1900 करोड़ की लागत का परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान भी मौजूद रहे। आपको बता दूं कि वहीं लोकसभा डुमरियागंज से सांसद, जो कि मौजूदा सांसद हैं जगदम्बिका पाल जी, उनके लिए लोगों से अपील भी की कि अब की बार इनको जिता के फिर जो है सांसद चुने। अब आपको बता दूं कि अब लगभग 1900 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ भी थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे सांसद जगदम्बिका पाल के लिए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील भी की और उनके पक्ष में वोट देने के लिए भी कहा। अब सोचने की बात यह है कि लगभग 1900 करोड़ परियोजनाओं को जो शिलान्यास और लोकार्पण किया गया योगी आदित्यनाथ द्वारा, अब उन परियोजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और भाजपा के विकास कार्यों के बारे में भी योगी आदित्यनाथ ने बताया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। चुनाव के मद्देनजर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक किया। बैठक में अखिलेश यादव ने विधायकों और पदाधिकारियों को चुनावी मंत्र दिए। उन्होंने विधायकों और पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह जनता के बीच जाएं और बीजेपी की जो नीतियां हैं जन विरोधी, उनके बारे में लोगों को अवगत कराएं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी खाओ कमाओ नीति अपना रही है। सपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई के जरिए बीजेपी लगातार धन्ना सेठों से पैसे वसूली कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि चुनाव बहुत करीब आ गया है। बीजेपी मुद्दों के अलावा बहुत अलग तरीके से तैयारी कर रही है। झूठ की फैक्ट्री भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी को कहा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पीडीए को खत्म करना चाहती है, देश में आरक्षण विरोधी है बीजेपी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी किसान, नौजवान और बेरोजगारों के साथ अत्याचार कर रही है, इसका खामियाजा उसे आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता जरूर देगी। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक के बाद एक कई वार किए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को सपा अब चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी हुई है और वहीं पर पीडीओ को लेकर बीजेपी पर लगातार हमले भी बोल रही है। देखना यह है कि इन सब बयानों से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को क्या फायदा होता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ जौनपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है वो पूरा वीडियो, बता रहे हमारे संवाददाता विवेक कुमार। कूड़े के ढेर पर बैठकर छात्रों का परीक्षा देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है और विद्यालय परिसर जो कैंपस है वहां जो है कूड़े के ढेर पर विद्यालय के छात्र जो है परीक्षा दे रहे हैं। बताया जाता है कि विद्यालय में लगे जो है पेड़ की पत्तियां झरने की वजह से जो है घास फूस और पर बैठकर बच्चे पेपर दे रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए विद्यालय प्रशासन ने बच्चों को इस तरह से दूर दूर बैठाया था। लेकिन जो है वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच जाता है। वहीं विद्यालय प्रशासन कहना है कि सफाई कर्मी समय से ना आने के कारण विद्यालय में जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है।
वहीं शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने पूरे मामले को लेकर जांच का आदेश दे दिया है। वहीं अब देखने वाली बात होगी जांच के आदेश के बाद किस पर कार्रवाई होती है। यही तस्वीर देखने के बाद कहा जा सकता है कि ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। जौनपुर से विवेक लाल, इंडिया वॉइस। कासगंज में 5 दर्जन से ज्यादा लोग एक साथ बीमार हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक शर्मा। कासगंज जनपद में फूड पॉइजनिंग के चलते 6 दर्जन से अधिक लोग पड़ गए बीमार। आपको बता दें पूरा मामला कासगंज जनपद के पटियाला थाना क्षेत्र के बस्तर गांव का मामला है। ये पूरा मामला ये था कि वहाँ बस्तर गांव में श्याम सिंह की लड़की की कल शादी थी, तो वहाँ उसके रिश्तेदार व अनपरिचित लोग उस दावत में शामिल हुए। देर रात को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, आनंद फानन में उनको उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, तो वहाँ स्थानीय लोगों ने उन सभी। गाजियाबाद में हुई सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। पसंद राजश्री जैसे मसाला पान उत्पादक बनाने वाली फैक्ट्री पर केंद्र की जीएसटी टीम ने गाजियाबाद की जीएसटी टीम के साथ कंपनी के कई जगह ठिकानों पर जाके छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान जीएसटी की टीम को 3 करोड़ से भी ज्यादा की जीएसटी की चोरी पकड़ी गई। दरअसल आपको बता दें सीजीएसटी के जो आयुक्त हैं उनका ये डीडी मंगला का ये कहना है कि कई महीनों से उनकी इन पान मसाला वाली कंपनी के ऊपर निगाही थी और देखा जा रहा था कि ये जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, जिसका देखते हुए कल गाजियाबाद में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कंपनी ने 2 ट्रक माल जिनका ई-वे बिल भी बनकर तैयार नहीं हुआ था और उस माल को वो पूरे देश में सप्लाई करते थे वो जब्त किया है। उसके साथ साथ फैक्ट्री में लगी मशीनों की क्षमता की भी जांच की गई है। दरअसल आपको बता दें कई बार पान मसाला, गुटखा, पान, बीड़ी जो ये प्रोडक्ट होते हैं इन पर अक्सर देखा जाता है कि जीएसटी की चोरी पकड़ी जाती है, जिसके बाद कल सीजीएसटी की टीम ने गाजियाबाद में पान मसाला वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 3 करोड़ की जीएसटी के साथ साथ उनके दस्तावेज भी जब्त की है। इन दस्तावेजों में देखा जा रहा है कि कई ये कंपनियां जो है टैक्स चोरी कर रही है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है और सरकार को इस राजस्व के नुकसान को कम करने के लिए लगातार सीजीएसटी की टीम ने गाजियाबाद में 2 दिन तक इस मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापे मारा। जब ये छापेमारी की गई तो साहिबाबाद और गाजियाबाद के लालकुआं स्थित इस फैक्ट्री के आसपास बने गोदामों पर हड़कंप मच गया। इस दौरान 3 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी के साथ साथ लाखों का माल भी जीएसटी की टीम ने बरामद किया है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। मथुरा के बरसाने में होली से पहले एडीजी जोन ने लिया जायजा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। 17 मार्च को लड्डू होली, 18 मार्च को विश्व प्रसिद्ध लठामार होली को देखते हुए एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ आगरा ने आकर व्यवस्थाओं को परखा और सारी व्यवस्थाएं देखी। उनके साथ में आईजी दीपक कुमार और मथुरा के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे व तमाम अधिकारी साथ में उनके मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को देखा और उन्होंने बरसाना की गलियों में भी भ्रमण किया, मंदिर का भी भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था को उन्होंने देखा। एडीजी जोन का कहना है कि यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी और श्रद्धालुओं के लिए ऊंची चढ़ाई पर पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था की जाएगी। गर्मी के मौके को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। इस मौके पर बरसाना में 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिसमें एएसपी और सीओ और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। हरदोई के पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। क्यों मचा हड़कंप, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाल संरक्षण गृह से एक बच्चा वहां से फरार हो गया। आपको बता दें कि पूरा मामला वहां बच्चा जेल का है, जहां पर एक बच्चा पास्को एक्ट की और दुष्कर्म की सजा काट रहा था। वहीं पे योगा की सिखाया जा रहा था, उसी वक्त वो वहां से
फरार हो गया। हालांकि जब आज सुबह उस बच्चे के परिजन वहां पहुंचे उससे मुलाकात करने के लिए, तब उसको देखा गया तो बच्चा वहां नहीं था। तब इस बात का पता चला कि वहां से बच्चा फरार हो चुका है। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है हरदोई पुलिस पर कि वहां से जो बच्चा गया है आखिरकार कहाँ गया। ये उनकी लापरवाही है, जो वहां पे सुरक्षा कर्मी थे ये उनकी लापरवाही है। आखिरकार ये बच्चा गया तो कहाँ गया और कैसे गया, किसकी लापरवाही है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि बच्चे को जल्द से जल्द बरामद किया जाए और किस तरीके से वो निकला है वहां से, ये बहुत बड़ी बात है। हरदोई पुलिस पर सवालियां उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा हरदोई पुलिस इसको कितनी जल्दी इस मुस्लिम को बरामद कर पाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। हमीरपुर में एबीवीपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बैनर पे हस्ताक्षर कराए और उनकी मांग है जो बैनर पे हस्ताक्षर कराए कि जो NH 34 पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं तो उस पर रोक लगे और शासन प्रशासन से उन्होंने मांग भी की है कि जो NH 34 पर एक्सीडेंट होते हैं उस पर डिवाइडर भी बनाया जाए और जो स्पीड ब्रेकर है उसकी भी मांग की है। और मैं आपको बता दूं ये जो हस्ताक्षर कराया उन्होंने, ये जो हस्ताक्षर का जो बैनर है इसको मुख्यमंत्री को भेजने के लिए भी बात कही है। और उन्होंने साफ कहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कि जो ये आए दिन एक्सीडेंट होते हैं विद्यार्थियों को होते हैं, बच्चों को, आम जनता के भी होते हैं, तो इस पर रोक लगे। और उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द ये जो एक्सीडेंट हो रहा है इस पर रोक लगे। इंडिया वॉइस गुप्ता, हमें। मिर्जापुर में पीड़ित ने लगाई जिलाधिकारी से गुहार। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के पड़री के पास एक बाबा जी का आश्रम है। आपको बता दें ये बाबा जी को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना इनके ऊपर जो है कि हमले किए जा रहे हैं। वो आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आते हैं और अपनी समस्या है का जो है कि वो लिखित करके देते हैं कि हमको हमारे जो आश्रम है कई बार हमको हमला कर दिया गया, हमारे आश्रम पर हमला कर दिया गया है। हालांकि जितनी सूचनाएं हैं हम जो है कि प्रशासन को देते रहते हैं पर कोई प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रही है। आज इसी पर हम जिलाधिकारी के यहाँ आकर अपनी प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाते अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कि जो कि हमारी मांगें पूरी की जाए और जिस तरह से हमारे पर हमले की कोशिश किए जा रहे हैं उन पर रोक की जाए। पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाए कि उन्होंने रोक की जाए। और आपको बता दें कि ये जो है कि ये जो कई बार किसी कई पेपरों में भी संचालित करा चुके हैं, पेपर के माध्यम से जो छपाई करा के जो कि लोगों को बता भी चुके हैं, अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसी पर मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारियों को अपनी ज्ञापन देते हुए अपनी मांग की पूरी की है। आपको बता दें कि जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी की जाए। जिलाधिकारी महोदय ने ये भी कहा है कि आपके खिलाफ जितने भी ऐसा उपद्रव हैं, जितना आपको हमला कर रहे हैं, जो भी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे शो की के साथ कमलेश कुमार। मुजफ्फरनगर में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। घोषणा के बाद आज जुम्मे की पहली नमाज अदा की गई। वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। आला अधिकारी भी सुबह से ही सड़कों पर नजर आए। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से निगरानी की गई। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगानी ने बताया कि जिस तरह से आगामी त्यौहार और चुनाव के साथ साथ सीए की घोषणा कर दी गई है, ऐसे में उनके द्वारा लगातार क्षेत्र पर निगाह रखी जा रही है। अगर पूरे मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो पूरे मुजफ्फरनगर को 4 जोन में बांटा गया है। वहीं संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि जो असामाजिक तत्व हैं वह किसी भी तरह की कोई क्षति ना पहुंचा पाएँ। लगातार छतों पर व उन संवेदनशील इलाकों पर निगरानी की जा रही है। वहीं मस्जिदों के बाहर भी आज भारी पुलिस फोर्स देखने को मिला। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी व कप्तान अभिषेक सिंह के द्वारा जो मुस्लिम समाज के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी वार्ता की गई और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही साथ असामाजिक तत्वों को भी कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि किसी भी तरह की भ्रामक खबरों को ना पब्लिश किया जाए। साथ ही साथ सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से किसी भी तरह की भ्रांति को ना फैलाया जाए। अपने सहयोगी आशीष सैनी के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।